Assalamu alaikum. I am Tanzila Khanam and this is Psychology Basics Intermediate Lectures of Psychology. प्रीवियस वीडियो में हमने जो है वो मोटिवेशन के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से जो है मोटिवेशन जो है वो हमारी बिहेवियर को डिटरमिन करती है। आज हम पढ़ेंगे कि काइंड्स ऑफ मोटिवेशन या डिफरेंट हम मोटिवेशन को किस मोटिवेशनल बिहेवियर को किस तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, बल्कि काइंड्स ऑफ मोटिव आएगा यहाँ पे कि कौन कौन से मोटिव्स हैं जो कि हमारे बिहेवियर को किस किस तरीके से जो है वो डिटरमिन कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर हम ये देखें तो मोटिव्स की बहुत सारी अक़साम है और बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने डिफरेंट किस्म की इसकी जो है वो काइंड्स के बारे में बात की है। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एक क्लासिफिकेशन है इब्राहिम मैस्लो की, वो बहुत ज़्यादा इसके सिलसिले में देखने में आती है और ये आपको इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो क्लासिफिकेशन है। इसने जो है जो मोटिव्स हैं उसने कहा कि ये नीड्स की बेस पे होते हैं और इसके लिए उसने जो है वो 5 तरह के कैटेगरी जो है वो बनाई और इसको उसने उनकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से जो है हायरार्की की सूरत में पेश किया, जिसमें नंबर 1 पे आती हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स, नंबर 2 पे आ जाती हैं सेफ्टी नीड्स, यानी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। दूसरा नंबर पे जो इंसान की नीड्स हैं वो यानी इंसान जब जो अपने डिफरेंट बिहेवियर जो है वो सेलेक्ट कर रहा है तो वो इन नीड्स को फुलफिल करने के लिए, मिसाल के तौर पे फिजियोलॉजिकल नीड्स में पहले उसको भूख लगती है तो खाना ढूंढता है, प्यास लगती है तो पानी की तरफ जाता है। उसके बाद जो है वो सेफ्टी नीड्स के उसने ज़ाहिर है अपने आप को शेल्टर भी देना है। हम बात करते हैं ना, अगर सियासतदानों का कभी आपने कोई तकरीर सुनी हो तो वो उनका एक बड़ा मशहूर नारा होता है रोटी कपड़ा और मकान, तो ये फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स के ऊपर ही डिपेंड करता है क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक नीड्स हैं। ये जो इस तरह की ये वो चीज़ नीड्स हैं जिनके बगैर इंसान सरवाइव नहीं कर सकता। रोटी खाए बगैर नहीं रह सकता, पानी पिए बगैर नहीं रह सकता, मौसम की सर्दी गर्मी से बचे बगैर नहीं रह सकता। फिर उसके अलावा ये है कि अगर उसके पास सर छुपाने के लिए ठिकाना नहीं है तो भी उसके लिए सर्वाइवल मुश्किल है, क्योंकि बाहर मौसम के असरात से या दूसरे किस्म के थ्रेट्स या जो जान को ख़तरा होता है उससे नहीं बचेगा तो ज़िंदा नहीं रहेगा। इसलिए ये बेसिक नीड्स हैं और हर सियासतदान हमारा यही नारा लगाता है रोटी कपड़ा और मकान। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पे अहमियत के हिसाब से जो आ रही हैं वो है लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड, क्योंकि इंसान जो है वो सोशल एनिमल है, उसने लोगों के साथ रहना है, मिलजुल के उसने फैमिली बनानी है, उसने अगर कहीं काम करना है तो भी लोगों के साथ मिल के काम करना है, घर में रहना है तो भी लोगों के साथ मिल के रहना है। उसके बाद जो ये आखिरी वाली 2 आ जाती हैं ना, ये एक ऐसी जो कि समझ लें कि उतनी बेसिक नीड्स नहीं है, लेकिन ये इंसान की अपनी तरक्की के लिए या उसकी एक अपनी फंक्शनिंग को पीक पे पहुंचाने के लिए अपनी जो उसके अंदर पोटेंशियल है उसको पहचानना और उसको उसके फुली यूज़ करना, उसको जो है वो मैस्लो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का नाम देता है। तो वो इन सारी नीड्स को एक हायरार्की की सूरत में पेश करता है। ये देखिए इस तरह से वो हायरार्की की सूरत में पेश करता है कि सबसे जो बॉटम पे जैसे जो सबसे बेसिक सर्वाइवल नीड्स हैं वो हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिनका फुलफिल होना इंसान के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें फूड है, वाटर है, स्लीप है, क्योंकि अगर स्लीप डेप्रीवेशन से भी इंसान जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकता अगर वो बहुत ज़्यादा देर तक जाग ले। फिर उसके बाद वार्मथ, यानी अगर आपको मौसम का जो टेम्परेचर है अगर आपकी बॉडी से कम है या ज़्यादा है तो उसमें आपको दोनों सूरतों में उसको न्यूट्रलाइज करना होता है। और फिर सेक्स, क्योंकि ये ह्यूमन स्पीशी के लिए भी और उसकी आपकी इंसान की जो है वो नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाती है सेफ्टी नीड्स, उसमें आपकी पर्सनल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ जाती है, आपकी वेलबींग आ जाती है। फिर उसके बाद सोशल नीड्स, जिसको हम लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स का भी नाम दिया जाता है, कि उसमें फ्रेंडशिप है, इंटीमेसी है, क्लोज रिलेशन है, फैमिली के साथ जो है बाल बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ। फिर उसके बाद सेल्फ एस्टीम आ जाती है, इसमें फ्रीडम है, रिकग्निशन है कि दुनिया आपको पहचाने, आपको आपके अंदर आप एक कॉम्पिटेंस आपकी शो हो, आप कॉम्पिटेंट इंसान बने, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। और सबसे पीक पे जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है कि आपने अपना जो है वो फुल पोटेंशियल अचीव कर लेना है। जैसे यहाँ पे कुछ लोगों की मिसालें हम देखते हैं, जैसे कायदे आजम की मिसाल आप देख लें, या अब्दुलसत्तार एधी जिनका काम था सोशल वर्क करना, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया इस सिलसिले में, या मदर टेरेसा देख लें। तो ये लोग वो हैं जो अपने फुल पोटेंशियल तक पहुँचे। तो मैस्लो के मुताबिक जो हमारी मैक्सिमम आवाम है या मैक्सिमम जो लोग हैं ह्यूमन बींग्स, वो बस ये इन्हीं 3 नीड्स को पूरा करने में सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, और बहुत कम लोग हैं, चंद परसेंट, जो कि इन दोनों जो ऊपर वाली हायरार्की में सबसे ऊपर वाली नीड्स हैं वहां तक पहुंच पाते हैं।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स मोटिवेशन के टॉपिक में, क्योंकि आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैस्लो ने जो है वो किस तरह से हम नीड्स को जो है वो डिवाइड किया है उनकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से। इन जनरल हम देखें तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में जो है वो इनको कैटेगराइज करते हैं, 2 टाइप्स में इनकी इम्पोर्टेंस और इनकी दर्जाबंदी करते हैं इनकी उसके हवाले से, उनके लेवल्स और स्टेजेस के साथ पे। नंबर 1 पे आ जाते हैं प्राइमरी मोटिव्स। ये वो मोटिव्स हैं जो कि पैदाइशी तौर पे इंसान के अंदर मौजूद होते हैं, ये अनलर्नड होते हैं, इनको हमने सीखा नहीं होता। हम सोसाइटी से यानी कोई भी इंसान पैदा होता है या ऑर्गेनिज्म कोई भी पैदा होता है तो ये चीज़ें उसके अंदर पैदा होती हैं, ठीक है, अनलर्नड होते हैं। और इसको फिजियोलॉजिकल भी कहते हैं, यानी जिस्मानी तौर पे जो है वो हमारी बॉडीली नीड्स हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। और नंबर 2 पे आ जाते हैं सेकेंडरी मोटिव्स। इनको हम सर्वाइवल मोटिव्स भी कहते हैं, क्योंकि इनका पूरा होना या इनकी फुलफिलमेंट इंसान के या ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। इस नीड को पूरा किए बगैर जो है वो डेथ हो सकती है, ठीक है। जो सेकेंडरी मोटिव्स हैं वो लर्नड होते हैं, इंसान अपने एनवायरनमेंट से, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से, अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पे इनको सीखता है। और ये साथ जो है वो साइकोलॉजिकल इनकी जो नेचर है वो साइकोलॉजिकल होती है, यानी अगर ये पूरे ना हो तो इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इफेक्ट होती है, लेकिन जो है उसकी सर्वाइवल पे इफेक्ट नहीं होता। तो इसमें अब हम इनको जो है वो बारी बारी जो है वो पढ़ेंगे। इनको हम एक्वायर्ड मोटिव भी कहते हैं कि हमने ये हासिल किए हैं, और इनको हम कहेंगे अनएक्वायर्ड, यानी ये ऑर्गेनिज्म के अंदर पैदाइशी तौर पे कुदरती तौर पे मौजूद होते हैं। प्राइमरी मोटिव जिनको हम सर्वाइवल मोटिव्स कहते हैं या अनलर्न मोटिव कहते हैं, जिनको हमने सीखा नहीं हुआ, जो कि पैदाइशी तौर पे हमारे अंदर मौजूद हैं, उनमें सबसे पहले आ जाता है मोटिव ऑफ हंगर। दूसरे नंबर पे आ जाता है मोटिव ऑफ थर्स्ट, कि जाहिर है जब आपको प्यास लगी है आपने वो भी बुझानी है। तीसरे नंबर पे आ जाता है मोटिव ऑफ टेम्परेचर, कि आपने टेम्परेचर से भी कोप करना है, जो कि आपके बाहर का टेम्परेचर आपकी बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा ना हो। उसके बाद है मोटिव ऑफ सेक्स, क्योंकि अपनी जो स्पीशी है उसको भी आगे बढ़ाना है। फिर उसके बाद आगे आ जाता है मैटरनल मोटिव, और उसके बाद आएगा मोटिव ऑफ एयर, के ऑक्सीजन आपको चाहिए, आपने जो है वो जिंदा रहना है। और मोटिव ऑफ स्लीप, के आपने रेस्ट करना है ताकि आप अपनी फंक्शनिंग जो है वो पूरे तरीके से कर सकें। मोटिव ऑफ पेन अवॉइडेंस, कि आपको कोई किसी भी किस्म की तकलीफ पहुंच रही है तो आपने उससे बचना है। और मोटिव ऑफ बाउल एंड ब्लैडर, कि आपने अपने जिस्म के अंदर से जो एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस हैं उनको आपने एक्सक्रीट करना है। तो ये सारे जो हैं मोटिव्स, ये आपके प्राइमरी मोटिव्स हैं जो कि सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं। नंबर 1 पे आ जाएगा हमारा मोटिव ऑफ हंगर। मोटिव ऑफ हंगर या जो भूख का मुहर्रक या भूख का मोटिव जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो समझा जाता है सर्वाइवल मोटिव्स में। और इसकी जो नेचर है बायोलॉजिकल भी है, केमिकल भी है, फिजियोलॉजिकल भी है और साइकोलॉजिकल भी है, यानी कि सारे एस्पेक्ट्स जो हैं इस मोटिव के अंदर कवर हो रहे हैं। अब डिफरेंट रिसर्चेस की गई कि क्या वजह है कि भूख क्यों लगती है। उसमें एक रिसर्च ये की गई, ये सारे रिसर्चर्स ने एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने कहा कि जब जो स्टमक है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है या मैदा सिकुड़ता है तो उसकी वजह से जो है वो ऑर्गेनिज्म को भूख का एहसास पैदा होता है। और इस पर काफ़ी सारे तजर्बात किए गए। उन्होंने कहा कि जब मैदा जो है वो एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने एक बैलून की तरह का बैग लिया और वो उन्होंने एक रबर ट्यूब के ज़रिए जो है वो ये कैनन एंड कार्सलन ने ये जो है वो तजर्बा किया, और उन्होंने ये डॉग के उसके अंदर जो है वो डाल दिया। लेकिन उन्होंने देखा कि जब वो स्टमक सिकुड़ता है तो उस खाली होता है तो उससे जो है वो भूख लगती है। लेकिन उसके बाद कुछ और साइंटिस्ट ये साइकोलॉजिस्ट ने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये साबित किया कि अगर कुछ एनिमल्स के अंदर से स्टमक को रिमूव भी कर दिया जाए फिर भी उनके अंदर जो है वो
उनको भूख की ज़रूरत महसूस होती है, और भूख जो है वो स्टमक के ना होने की सूरत में भी वो उसी तरह फील करते हैं जैसे स्टमक के, और इसलिए स्टमक कंट्रैक्शन का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। फिर उसके बाद एक और थ्योरी जो है वो कुछ रिसर्चर्स ने ये कहा कि कुछ ऐसी ऑर्गेनिज्म के अंदर टिश्यूज़ की ब्रेकडाउन होती है कि जिसकी वजह से जो है वो इंडिविजुअल भूख महसूस करता है, ऑर्गेनिज्म जो है वो भूख महसूस करता है। फिर उसके बाद एक और थ्योरी आई कि जब इंसान का या ऑर्गेनिज्म का जो ग्लूकोज लेवल है उसकी बॉडी में वो अगर कम हो जाए तो वो भी एक जो है वो आपकी सिग्नल देता है कि आपको भूख लगी हुई है। फिर उसके बाद हंगर क्यूज जो है वो भी बहुत ज़्यादा, ये हम देखें ना, ये साइकोलॉजिकल साइड पे आ जाता है या ये सोशल साइड पे आ जाता है कि आप कुछ सब लोग खाने खाने के लिए बैठे हुए हैं, तो आप एक तो जो है वो उनके साथ मिल के बैठना आपको पसंद है, तो आप उनके साथ बैठ के आपने खाना खा भी लिया हुआ है तो आप फिर भी उनको ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी में आप देखें कि आपके दोस्तों का ग्रुप बैठ के खाना खा रहा है, आपने खाना खा लिया, आप अपना लंच लाए थे, लेकिन आप उनके साथ सिर्फ एफिलिएट होने के लिए, उनके साथ अटैच होने के लिए आप बैठ जाते हैं। फिर हंगर क्यूज साइकोलॉजिकल इस तरह से है कि जैसे आपने आपको फ्यूम्स आते हैं, खाने की जो खुशबू आती है, जो अरोमा आता है फूड का, उसकी वजह से भी कि आपने खाना खाया हुआ है फिर भी आपको एक ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग भी हंगर क्यूज में आती है कि जो चीज़ इंसान को खाने में ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा खा जाए, मतलब अच्छी लगती है वो ज़्यादा खा जाएगा, और जो अच्छी नहीं लगती वो कम खाएगा। तो इस तरह से साइकोलॉजिकल रीजंस भी हैं, सोशल रीजंस भी हैं। लेकिन बायोलॉजिकल बेस पे अगर हम देखें तो हमारे ब्रेन का जो हिस्सा हाइपोथैलेमस कहलाता है वो जो है वो भूख को कंट्रोल करता है। वो भूख को भी, और सैटिएशन यानी जब इंसान जो है वो उसका पेट भर जाता है तो उस पे जो है वो हाइपोथैलेमस को सिग्नल आ जाते हैं और वो खाना खाना बंद कर देता है। तो ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स रैट्स के ऊपर किए गए कि उनके हाइपोथैलेमस के जो डिफरेंट हिस्से थे उनको स्टिमुलेट किया गया, तो देखा गया कि एक खास हिस्से को स्टिमुलेट करने से उनकी भूख जो है वो चमक उठती है, और एक खास हिस्से को स्टिमुलेट करने से उनकी जो भूख है वो ख़त्म हो जाती है। फिर इस तरह कुछ ऐसे सेंटर होते हैं जो ये बता देते हैं कि आप पेट भर गया है, अगर वो वहाँ पे कोई डैमेज हो जाए तो फिर इंसान जो ऑर्गेनिज्म है वो खाता रहता है। तो उनकी उन हिस्सों को भी इफेक्ट करके देखा गया, तो उन्होंने रैट्स पे एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने कहा कि जिसका हाइपोथैलेमस का वो हिस्सा ख़राब था जो हमें सैटिएशन के सिग्नल देता है, तो वो चूहा खा खा के बहुत ज़्यादा मोटा हो गया क्योंकि उसको वो वाले सिग्नल ही नहीं आ रहे थे कि मेरा पेट भर गया। तो इस तरह से ये डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं वो भूख के अंदर जो है वो हेल्प आउट करते हैं। अब कुछ लोग जो होते हैं, इसकी एक साइकोलॉजिकल रीज़न जो है वो स्ट्रेस ईटिंग भी होती है, कि कुछ लोग जो है वो स्ट्रेस की हालत में या तो बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा जो है वो उसको खाने को छोड़ देते हैं। तो दोनों सूरतों में जो है वो इसके ईटिंग जो है वो ईटिंग हैबिट जो है वो स्ट्रेस से जो है वो इफ़ेक्ट होती हैं। अगर जो इंसान जो है वो स्ट्रेस में ज़्यादा खाने लगे तो वो ओबिसिटी का शिकार हो जाता है। ओबिसिटी या मोटापा जो है वो उसको कहते हैं कि जब इंसान का जो वज़न है वो 20% मोर हो जाए नॉर्मल वज़न से, तो उसको हम कहते हैं कि इंसान मोटापे का या ओबिसिटी का शिकार है। जब हम फूड के बारे में पढ़ते हैं या हंगर के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में भी थोड़ी सी नोहा होनी चाहिए कि ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो भी जब हमारा जो मोटिव ऑफ हंगर है उसके साथ रिलेटेड है, कि जो है वो एक दो डिसऑर्डर इस तरह से हैं कि एक वो है जो इसको आप सेकंड ईयर में जाके पढ़ेंगे कि कुछ एक डिसऑर्डर ऐसा है कि जिसमें आप इंसान जो है वो खाना पीना बहुत ज़्यादा छोड़ देता है, उसको कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। कि वो उसको लगता है कि उसका जो बॉडी वेट है वो बहुत ज़्यादा हो गया, वो ओबीस हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होता, बॉडी वेट जो है कम भी हो जाए तब भी उसको ये लगता है ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है। और वो खाना, और ऐसे लोग जो हैं वो आखिर में खाना ना खाने की वजह से डेथ भी हो जाती है। ये इतना खतरनाक डिसऑर्डर है। और दूसरा डिसऑर्डर जो हंगर का है वो है बुलिमिया नर्वोसा। इसमें इंसान बहुत ज़्यादा खाता है, इतना ज़्यादा खाता है, इतना ज़्यादा खाता है कि उसके हलक तक चीज़ आ जाती है और वो वॉमिटिंग भी कर देता है, लेकिन वो खाता जाता है, खाता जाता है, खाता जाता है। तो एक और आजकल जो है DSM-5 जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है उसमें एक और ईटिंग डिसऑर्डर भी है जो कि आपकी बुक में मेंशन नहीं किया गया, उसको बिंज ईटिंग डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें भी इंसान जो है वो, बिंज का मतलब आपको पता होगा कि कोई भी एक एपिसोड किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट, कि आप जैसे आप बिंज वॉचिंग करते हैं, बैठते हैं और एक ही सीज़न पूरा देख लिया, तो बिंज ईटिंग यही है कि बैठे और एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा 2-2 3-3 घंटे आप खाते रहे। तो हंगर, तो ये भी जो है इसकी साइकोलॉजिकल रीजन भी हो सकती है, और चूंकि हम पढ़ रहे हैं कि हाइपोथैलेमस जो है उसको कंट्रोल करता है, तो वो भी उसकी एक रीजन जो है वो हो सकती है।
अगर हंगर के मोटिव को फुलफिल ना किया जाए और इंसान एक प्रॉपर टाइम पे खाना ना खाए और बहुत ज़्यादा अरसे के लिए जो है वो इस चीज़ पे जो है वो किसी बीमारी की वजह से या किसी और मसले की वजह से अपनी इस ज़रूरत को पूरा ना कर सके, तो उसके बहुत सारे जो है बैड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, जिसमें जिस्मानी कमज़ोरी आ सकती है, इंसान का जो मोटर बिहेवियर है यानी उसकी मोबिलिटी जो है उसमें कमी आ सकती है, वज़न बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, फिर इंसान जो है वो बेहोशी की हालत में रहता है, उसकी जो सेक्स डिज़ायर है उसके अंदर कमी आ जाती है, फिर उसके अलावा ये है कि उसकी जो मेमोरी है उस पर इफेक्ट पड़ता है, यानी जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, फिर अपनी ज़िंदगी में अपनी चीज़ों में जो उसका इंटरेस्ट है या उसकी जो दिलचस्पियाँ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाती हैं, एंग्जाइटी या बेचैनी या इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, स्ट्रेस या तनाव या दबाव का शिकार हो जाता है। तो उसके लिए जो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर इस तरह के कोई मसले आ जाएँ तो एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है कि जो क्या करती है कि वो बैलेंस कर देती है आपकी जो भूख है उसको, और आपकी हंगर को जो है वो एक हेल्दी अंदाज में जो है वो बेहतर करती है। आपको भूख जो है वो इससे अच्छी लगती है। और होता है ना कुछ लोगों को स्ट्रेस की वजह से भूख लगती नहीं है, या वो जो है वो बहुत ज़्यादा कम खुराकी का शिकार हो जाते हैं, या कुछ लोग डाइटिंग इतनी ज़्यादा कर लेते हैं, तो फिर जो है उसमें ये एक्सरसाइज है, और जो रिसर्चर्स हैं वो एक्सरसाइज या एक्सपर्ट्स जो है वो एक्सरसाइज जो है वो सजेस्ट करते हैं, ताकि जो आपकी जो भूख है, ये भूख की हंगर ड्राइव जो है उसके अंदर बैलेंस पैदा हो, और दूसरा जो है वो आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसकी कारकर्दगी जो है वो सही हो जाती है एक्सरसाइज की वजह से, और आपका जो हंगर मोटिव है या जो आपकी हंगर ड्राइव है उसे उसके अंदर जो है वो बेहतरी देखने में आती है, ताकि आप इन प्रॉब्लम से बच सके, जो कि अगर आप हंगर के मोटिव को पूरा करने के में नहीं ठीक खराबियाँ पैदा हो रही हैं। सेकंड मोटिव हमारा जो प्राइमरी मोटिव है वो है मोटिव ऑफ थर्स्ट, और एयर मोटिव के बाद ये इम्पोर्टेंस में एयर मोटिव के बाद आता है। ठीक है, क्योंकि प्यासा रह के एक इंसान 3 दिन से ज़्यादा पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, और जब ये प्यास लगती है तो इंसान का जो माउथ है वो ड्राई हो जाता है, उसकी टंग जो है वो ड्राई ड्राई हो जाती है, थ्रोट जो हलक जो है वो खुश्क हो जाता है, तो हमें पता चलता है कि प्यास लगी हुई है। अच्छा, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो जो उसके जिस्म में जो बैलेंस है फ्लूइड का वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बगैर इंसान जो है वो जिंदा इंसान है या जानवर है। तो ये जो फ्लूइड्स हैं इनका बैलेंस जो है बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये किस तरीके से कायम होता है कि ये एक हमारा एक हार्मोन है, एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, और जो है ये किडनीज के ऊपर काम करके और जिस्म के अंदर जो है वो गुर्दों के से फिर किडनी से जो है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है उसको पॉसिबल बनाता है। तो इस तरह से बॉडी के अंदर जो है वो जो फ्लूइड है उसकी जो क्वांटिटी है उसको कम नहीं होने देता या अमाउंट को कम नहीं होने देता। तो ये इस सिलसिले में जो है वो काम कर रहा होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो इसको कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, अब क्या है कि पानी हम क्यों पीते हैं, क्योंकि पानी इसलिए पीते हैं कि हमारे जो टिश्यू सेल्स हैं उनमें जो है वो पानी की कमी हो जाती है, वो हमारे डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो जब उनको हमें हाइड्रेट करना होता है या उनको हमें जो है वो उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग पे लाना होता है, तो उसके लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है, जिसको हम आपने देखा होगा ना कि जैसे किसी को बहुत ज़्यादा मोशंस लग जाए या बहुत ज़्यादा जो है वॉमिटिंग आए तो कहते हैं कि इंसान डिहाइड्रेटेड हो गया, यानी उसके अंदर से पानी की कमी हो गई है, और तो उसके सेल्स जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं। तो इस वजह से फिर उनको जो है वो आपने पानी देने के लिए और हाइड्रेट करने के लिए फिर जो है वाटर इनटेक जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मुंह खुश्क होने के साथ साथ टिश्यू के डिहाइड्रेटेड होने के साथ साथ जो ब्लड है वो भी थिक हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब जो है जो पानी की जो कमी को पूरा करने के लिए जिस्म के अंदरूनी सेल और बैरूनी जो निज़ाम है वो सारे मिल के जो है वो काम कर रहे होते हैं, और हमारे जिस्म का जो टोटल वेट है उसमें 90.5% जो वेट है वो पानी पे मुश्तमिल है, यानी इतना ज़्यादा जो है हमारा जो जिस्म है उसको पानी की ज़रूरत होती है। इसीलिए आपने देखा होगा ना कि अगर आप डाइट भी करें तो सबसे पहले आप जब आपका जो एक्स्ट्रा जो वेट है पानी का वो निकलता है,
तो आप शुरू में आप एकदम बड़े खुश हो जाते हो, ओ मेरा तो 2 किलो वजन ही कम हो गया। तो ऐसा नहीं होता, वो असल में वो जब आप खाते हैं तो जाहिर है खाने के अंदर से भी तो लिक्विड एक्सट्रैक्ट होता है ना, तो उसकी वजह से जो आपकी बॉडी का वेट है वो एकदम से कम होता है आपके खाना कम करने की वजह से। तो आपको आप बड़े खुश हो जाते हैं कि मेरा तो जो है वो टारगेट जल्दी से 2 किलो वजन मेरा कम हो गया। अच्छा, अब जब भी जिसम में पानी की कमी होती है तो जो मोटिव ऑफ थर्स्ट है ये पैदा हो जाता है, और फिर उसके तहत एक ऐसा बिहेवियर जो है वो चूज़ किया जाता है कि इंसान जो है वो जाके पानी पी सके। मिसाल के तौर पे आप क्लासरूम में बैठे हैं और आपको प्यास लगी है, आपके पास पानी की बोतल है, आप उसको निकाल लेंगे, उसका कैप खोलेंगे और पानी पी लेंगे। तो ये क्या आपका ये जो बिहेवियर है ये किसने डायरेक्ट किया? आपके मोटिव ऑफ थर्स्ट है। अगर आपके पास पानी की बोतल नहीं है तो आप उठेंगे, बाहर जाएंगे कूलर तक चल के, तो ये भी आपका बिहेवियर है, वहाँ जाएंगे आप अपनी बॉटल में पानी डालेंगे और आप पी लेंगे। तो जिस तरह हमने पढ़ा ना कि हमारे जो मोटिव्स हैं वो हमारे बिहेवियर को गाइड कर रहे हैं और डायरेक्ट कर रहे हैं, तो इसी तरह जब आप पानी की तलाश में, फिर पानी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी प्यास बुझाते हैं। कुछ लोग ड्रिंक्स यूज़ करते हैं, कुछ लोग सादा पानी यूज़ करते हैं। गर्मियों में हमारे पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो लस्सी और शरबत और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा, उनका इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि पानी को का जो एक तनासब है जिसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं, फिर वही बात आ जाती है, हंगर में भी हमने पढ़ा था कि होम्योस्टेसिस जो है उसको बरकरार रखना बॉडी की बका के लिए या बॉडी की सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब जिस्म में पानी की कमी होगी तो ये होम्योस्टेसिस में इम्बैलेंस हो जाएगा। तो उसको पूरा करने के लिए फिर हम जो है वो पानी पीते हैं ताकि हमारे इस मोटिव को सेटिस्फाई किया जा सके। इंसान की या ऑर्गेनिज्म की जो ज़िंदगी है उसकी बका का इन्हसार ही पानी के ऊपर है। तो अच्छा, इसकी कॉजेज़ के बारे में जब डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए, हम तो उसमें ये देखा गया कि जो हाइपोथैलेमस है जैसे हंगर को कंट्रोल करता है, इसी तरह से थर्स्ट के कंट्रोल सेंटर जो है वो भी हाइपोथैलेमस के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, कुछ हम ये देखते हैं ना कि कुछ एक थ्योरीज ये भी आई थी, जैसे अब हम हमारी एक आम नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में हम कहते हैं कि मुंह खुश्क होता है इसलिए प्यास लगती है, या गला खुश्क होता है इसलिए प्यास लगती है। तो उस पर रिसर्चेज की गई, तो रिसर्चेज के रिजल्ट से ये पता चला कि हमारा मुंह का खुश्क होना या गले का खुश्क होना प्यास की रीज़न नहीं होती, वो उसकी सिर्फ एक सिम्टम होती है, एक अलामत होती है जिससे हमें पता चलता है हमें प्यास लगी हुई है। क्योंकि कुछ रिसर्चर्स ने ये एक एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने एक डॉग लिया और उसके अंदर जो पानी था उसका उसको इस तरीके से पानी की ट्यूब को उसके डायरेक्ट उसके मैदे तक पहुंचाया कि उसका जो मुंह था उसको गीला नहीं किया, उन्होंने मुंह को ड्राई रहने दिया और पानी डायरेक्ट जो है वो उनके उसके स्टमक तक पहुंचा दिया। अब थोड़ी देर बाद जब उन्होंने उसको ये इस तरह पानी देने के बाद उन्होंने उसको फ़ौरन जब छोड़ा तो उसकी प्यास नहीं बुझी थी और वो गया पानी के बर्तन की तरफ और उसने पानी पिया। लेकिन अगले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये किया कि उसको ये इसी तरह वाटर इनटेक उसको स्टमक में देने के बाद उन्होंने कुछ आधा घंटा तकरीबन वेट किया, उसको पानी नहीं पीने दिया। उन्होंने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी पानी की जो नीड थी ना या उसकी जो ड्राइव थी पानी पीने की वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगी। उससे उन्होंने ये नतीजा निकाला कि पानी जब मैदे के अंदर गया है तो वहाँ से वो डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर खुद बहुत जो है वो फ्लोट करके पहुँच जाता है और पानी की जो कमी है वो पूरी हो जाती है बॉडी के अंदर। तो इसलिए मुंह का गीला होना जो है या मुंह का सूखा होना सिर्फ एक अलामत है पानी की कमी की, वो उसकी एक रीज़न नहीं है। अगर प्यास की ज़रूरत को पूरा ना किया जाए या थर्स्ट मोटिव को पूरा ना किया जाए तो उसके जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं वो हमें क्या क्या देखने में आ जाते हैं। एक तो स्किन प्रॉब्लम्स, क्योंकि स्किन ज़ाहिर है अगर आप अपनी स्किन को हाइड्रेट नहीं रखेंगे तो ड्राई होके उसके पैचेस उतरने लग जाएंगे या वो अब उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, खारिश और इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको उसका देखने में आती है। फिर उसके बाद ये है मुंह बहुत ज़्यादा सूख जाएगा, गला बहुत ज़्यादा सूख जाएगा, जो लिप्स हैं वो फटने लग जाएंगे, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। रीनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पेशाब के मसाइल हो सकते हैं, गुर्दों की खराबी आ सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, क्योंकि जब तक आपके अंदर पानी नहीं है आपका बाउल और ब्लैडर की मूवमेंट जो है वो बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट होगी। वेट में बहुत ज़्यादा कमी आ सकती है पानी ना पीने से भी। ठीक है, उसके बाद जिस्म के बहुत से जो टिश्यू सेल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि मैंने बात की आपको पहले भी बताया कि हमारी बॉडी का तकरीबन 90.5 जो है वेट वो उसके पानी के ऊपर है। तो जब आपकी बॉडी जो है वो काम ही फ्लूइड के बैलेंस के ऊपर कर रही है और उसको पानी नहीं मिलेगा तो जाहिर है बॉडी के जो सेल्स हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे। फिर बेहोशी का हो जाना, कुछ समझ ना आना, सर का चकराना, जिस्मानी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाना और चक्कर बहुत ज़्यादा आना, लाइट हेडेडनेस में जो है महसूस करना, इरिटेबिलिटी का हो जाना और कॉग्निटिव प्रॉब्लम जो है वो मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। मैं हमारी एक जानने वाली आंटी थी, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम होता था कि उनका ना स्टमक इशू था। स्टमक इशू था तो उनको बहुत ज़्यादा जो है वो समझ लेंगे लूज़ मोशन बहुत ज़्यादा होते थे। तो वो साथ उनको शुगर भी थी,
तो उसकी वजह से ये है कि वो पानी का इंटेक उनको, क्योंकि शुगर में भी पानी का इंटेक ज़्यादा चाहिए होता है ना, तो जब पानी का इंटेक दोनों सूरतों में कम हो जाता था कि मतलब मोशन भी लगे हुए हैं और शुगर की है, तो वो उनकी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती थी कि जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स के कम होने से वो अपने आप को और दूसरों को पहचानना छोड़ देती थी। मतलब वो उनकी जो ओरिएंटेशन है ना अपनी कि वो मैं इस वक्त कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, और इस तरह की बातें जो है, और जब वो उनको ड्रिप लगती थी या वो जो इलेक्ट्रोलाइट्स उनके पूरे होते थे वो कमी पूरी होती थी, तो वो फिर दोबारा अपनी नॉर्मल हालत में आ जाती थी। तो वक्ती तौर पे मैंने देखा कि उनके ये कॉग्निटिव इश्यूज, मेमोरी लॉस, डिसोरिएंटेड हो जाना, तो जो थर्स्ट मोटिव है वो समझ लें कि इंसान की ज़िंदगी का जो सर्वाइवल है वो इन्हीं दो तीन जो मोटिव्स हमने मेन देखे हैं कि एयर, थर्स्ट, हंगर, इन सब के बगैर जो इंसान की बॉडी है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाती। तो इंसान की बका के लिए, सर्वाइवल के लिए इन चीज़ों का फुलफिलमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का हमारा जो है वो वीडियो मैं इतनी ही बनाऊंगी, क्योंकि इसके बाद ये आज की हमारी काफ़ी डिटेल में होगी है। बाकी के जो प्राइमरी मोटिव्स हैं वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो होप यू फाउंड इट हेल्पफुल। टिल देन, लाइक इट एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।